ठीक है, शुरू करिए। क्या चीज़ है, हम क्यों करते हैं, शरीर को जरूरत क्यों है, दिमाग यहाँ पे जाना नहीं है, बैठना ठीक है। अब इसके बाद सुनील सर की फिर सर की फिर से पानी या हाँ सर प्रोवाइड कर सुनील सर की और फिर सर की फिर से है तो यही बैठ जाना नहीं है एक क्लास में। आज पढ़ता है सर्जरी हम क्यों कराते हैं शरीर में, जैसे कोई दिक्कत है शरीर में, कहीं ग्रोथ हो गई, दर्द हो रहा है, हमको नहीं पता, उसके लिए पहले तो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जहाँ हमारे यहाँ पे CT कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तब उसके बाद प्रोसीजर बहुत सारे आ जाते हैं। सर्जरी मेडिसिन की ब्रांच है जिसमें हम ऑपरेटिव प्रोसीजर करते हैं। सर्जरी बगैर छुए तो हो नहीं सकती मेडिसिन की तरह, कहीं ओपन करेंगे, कुछ होगा तो उसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, इस तरह की सर्जरी की प्रोसीजर होती है। आजकल नई सर्जरी आ रही है, मिनिमम इन्वेजिव आ गई है, तो रोबोटिक सर्जरी उसको होती है। तो मेन सब में की सर्जरी है, इसमें क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, बीमारी क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, और उसको बाद में फर्दर मैनेज कैसे करें। कुछ बीमारियाँ होती हैं कम हो जाती हैं, पूरी तरह यूज नहीं होती, या तो हम हाथ से काटेंगे, सर्जिकल पार्ट जो भी डिजीज पार्ट होगा उसको रिमूव करेंगे, या औजार से करेंगे, जैसे रोबोटिक सर्जरी मैंने भी कहा था वो औजार से, हाथ से भी करते हैं, फिर भी लोग हाथों से यूज़ करते हैं ना, स्कैल्पेल का यूज़ किया, सीजर का यूज़ किया, और आजकल तो वो भी आ गए हैं रोबोटिक वाले, जैसे हो गए लेप्रोस्कोप, ये सब सर्जरी की प्रोसीजर है। इसका गोल हमारा है हम हेल्थ को रिस्टोर करते हैं, पेशेंट को दर्द कम हो, एनेस्थीसिया दे के करते हैं इसीलिए, और दर्द से उसको आराम मिल जाए और जिंदगी में, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, फेफड़े में कोई दिक्कत हो गई, आँख में दिक्कत हो गई, तो हम क्या करेंगे, काट के उसको कम से कम उसकी जान बच जाए, वही सब प्रोसेस सर्जरी करते हैं। जनरल सर्जरी में स्कोप है, इसमें मेनली क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी जो होती है हाथ की, पेट और उससे जुड़े हुए जितने भी पार्ट हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी होती है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हेपेटोबिलियरी सर्जरी लीवर का, क्योंकि दोनों जो है, हिपैट मतलब लीवर, बिलियरी मतलब बाइलियरी सिस्टम, इसमें दोनों का मिक्स होता है। गालब्लैडर में स्टोर होता है भाई, लीवर मतलब लीवर बनाता है भाई, पित्त जानते हैं ना, पित्ताशय, अग्नाशय, हाँ, वही चीज़ें हैं। ब्रेस्ट एंड एम्पैथाइज सर्जरी, ब्रेस्ट में क्या होता है, कभी कभी देखो ब्रेस्ट में देखा होगा किसी को लंप हो जाता है, गांठ हो जाता है, बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में, ब्रेस्ट लंप बहुत कॉमन है, हर 5 से 10 मिनट जैसे को शायद करना वैसा ही नहीं, कुछ ना कुछ होता है, हार्मोनल भी होता है। ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जरी, जैसे मान लीजिए कोई गांठ किसी ग्लैंड में है शरीर के अंदर, जैसे लीवर है, किडनी है, लंग है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है, उनकी हम सर्जरी करते हैं। लीवर किसी खराब हो जाता है, सर्जरी करते हैं। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी, किसी दिक्कत हो गई वो करते हैं। इमरजेंसी होता है, जैसे मैंने कहा था एक्सीडेंट होने पर कोई आ जाता है तो उसका हम इमरजेंसी में तुरंत करते हैं, ट्रॉमा जैसे चोट लगती है किसी को ऊपर से, नोट तो करने की जरूरत नहीं है सब चीज़, हम बता दें जैसे ये तुमको मिल जाएगा ऐसे, ग्रुप पे डालते हैं CVFS वाले। अब सर्जन का उसका रोल क्या है, सर्जरी करने के लिए सर्जन उसकी पूरी टीम होती है, तो मेन डिसाइड सर्जन करता है कि हमको कब सर्जरी करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। सर्जन का रोल है वो डायग्नोज करेगा और डिसाइड करेगा कि सर्जरी कैसे होगी, और हमको किस प्रोसीजर के थ्रू जाना है। सर्जिकल प्रोसीजर बहुत सारे हैं, कुछ मैनुअल है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल है, कैसे किस तरह से करनी है, उस तरह से प्री ऑपरेटिव का कोर्स है। इसमें प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है ऑपरेशन से पहले भाई मरीज की सारी जांचें करानी रहती है, एक्सरे, CT, MRI और ब्लड जितने भी होते हैं जांचें सब करानी रहती है, उसका पूरा ब्लड प्रोफाइल, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कुछ घटा बढ़ा देते हैं, ECG, हार्ट कैसे चल रहा है, हृदय कैसे चल रहा है, सब प्रॉपर उसको कराकर देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत है तो पहले प्री ऑपरेटिव में उसको पहले उसको सही करेंगे, सर्जरी से पहले जो होगा प्री ऑपरेटिव होगा, सर्जरी के बाद क्या होगा पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव में हम उसको ध्यान देंगे कोई बीमारी पहले से तो नहीं है, जो मिनिमम पे ले आए जिससे हमारी सर्जरी सफल हो, उससे पोस्ट ऑपरेटिव हो गया। बेसिक काउंसलिंग फॉलो, अब हमको पेशेंट को राजी भी करना पड़ता है, तो कहेगा मैं नहीं कर रहा हूँ, करते रहो उसको देख लीजिए, तो ये होता है कि भाई आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपको दर्द नहीं होगा, आप अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, अपने घरवालों से ज़्यादा देर तक जिएंगे। और फिर उसको बुलाते हैं बाद में, दर्शन कराने के बाद फॉलो भी बुलाते हैं कि आप आइएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फॉलो अप बुलाते हैं, हाँ ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं।
एंड कंसेंट। सर्जरी में हम हमारे कुछ नियम हैं जो हम फॉलो करते हैं, मरीज से जो हम लिखवाते हैं उसको कंसेंट होता है कि हमारे मरीज को कोई दिक्कत होने पर जिम्मेदारी किसकी है। मतलब पीछे प्रोसीजर तो ऐसा है कि हमने खोला किसी पेशेंट को तो उसकी डेथ भी हो सकती है, सडनली किसी कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो डेथ भी हो जाएगी। हमें नहीं पता ना क्या हो सकता है, इवेंट क्या हो सकता है। कोशिश यही रहती है कोई इवेंट ना हो, कोई बॉडी है बायोलॉजिकल बॉडी को कोई 100% सिक्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता। इसे मेडिकल एथिक्स में आता है कि बेनिफिशियल उससे फायदा क्या है। हम गलत चीज़ें नहीं करेंगे। ऑटोनॉमी जस्टिस न्याय, जैसे किसी को दिक्कत हो गया, अगर हमने कोई गलती करी है डॉक्टर को सजा मिलती है ना, उसमें कभी हो जाता है नहीं जाता, गलत सर्जरी कर दी उसने, जब प्रूफ हो गया बाय द लॉ, प्रूफ हो गया कि हाँ ये प्रोसीजर गलत हुआ था, पेशेंट को नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है। अब क्या होता है, पेशेंट को बुलाने से पहले उसको बता देते हैं कि भाई आपकी सर्जरी होने वाली है, घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये होगा, राजी है तो कराइए, नहीं राजी है तो नहीं होता है। और कंसेंट जो है डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड कि सामने आपने आप जो है राजी करके, कोई दबाव नहीं होता सर्जरी कराने के लिए, राजी है पेशेंट तो हम कराएंगे। स्पेशल कंसेंट होता है जैसे 17-18 साल 18 साल से नीचे भी बच्चा है, कोई बच्चा है उसके लिए स्पेशल कंसेंट होता है। और इमरजेंसी में क्या होता है, जैसे कोई भी ले गया और उसमें कोई डिसीजन बनाने पड़ते हैं, कोई ना कोई लेगा किसी को उसका कंसेंट, तो वो अलग चीज़ इमरजेंसी में उसके लिए अलग सब। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट जैसे क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्जरी। हमने सर्जरी करी है तो ये हमारी जिम्मेदारी, पेशेंट वगैरह ठीक होता है या नहीं होता है। तो हमने उसको कैसे समझाया था कि भाई ये हमारा प्रोसीजर कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है तो ठीक होने के चांसेस कम है, अच्छा प्रोसीजर है ठीक है तो ठीक है, अच्छा निकल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होती। उसका हम डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, कंसेंट का और सर्जिकल प्रोसीजर का। ये टेक्निक से हमने इसको इतना काटा, इतना मास हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद हमारा ये आउटकम मिलेगा, इतना मिलना चाहिए, ये सब। नेग्लिजेंस एंड मैलप्रैक्टिस इशूज, जैसे सुना होगा नेग्लिजेंस का, कभी सदन से पट्टी छूट जाती है, लोग छूट जाती है, नहीं सुनते हो लोग छूटता है, नेग्लिजेंस उसको बोलते हैं। जैसे वो नहीं होना चाहिए, कभी कुछ सूचना रह गया, कभी कुछ नहीं। और मैलप्रैक्टिस जैसे हम जो प्रैक्टिस सही प्रैक्टिस है वही करती है। और इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन विद पेशेंट को वही समझाना है कि भाई ये प्रोसीजर होना है, इस प्रोसीजर से आपको ये लाभ होगा, ये हानियाँ हो सकती हैं। बेसिक सर्जिकल टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या है, सर्जिकल टर्म्स, टोमी जहाँ लग जाता है मतलब कट, हम काट रहे हैं किसी चीज़ को, वो टोमी। एक्टोमी लग गया मतलब हम निकाल के बाहर ले, ये टर्मिनोलॉजी तुम्हारे बाइबल में कुछ होगा तो याद रखना, ठीक है। ऑस्टोमी मतलब हमने कहीं पर होल बना दिया, जैसे पेट में हमको होल बनाना है तो उसको जहाँ भी नया होल बनाएंगे तो नेचुरल ओपनिंग के अलावा ओपनिंग करेंगे तो ऑस्टोमी। प्लास्टिक मतलब शेप चाहिए, हार्डवेयर प्लास्टिक, हार्डवेयर हो जाता है, जाली डाल देता है, जहाँ हमने कुछ नेचुरल प्रोसीजर, नेचुरल सर्फेस को हटा के कुछ नया लगाया, प्लास्टर से समझ दीवार का असर होता है, टूट जाता है, कैसे कर देते हैं। कहीं कोई चीज़ सर्फेस पे कोई मसल स्ट्रक्चर हो गई, कुछ ऐसा है, डायफ्राम जैसे डायफ्राम बीच में है, हल्का कर देते हैं, उसके लिए प्लास्टिक होती है। टैक्सी लगता है, ऑर्गन मान लिया डिस्प्लेस हो, हाथ हमारी अंदर चली गई तो हम उसको फिर से सही जगह बोलते हैं। कंटिन्यू करते रहिए। सॉरी
इंसिजन समझिए, सर्जिकल कट, कहीं से घुसने के लिए वो कट लगाना पड़ेगा ना, स्किन सबसे पहले रिमूव कर दे। इंसिजन एक्सीजन मतलब हमने जब वहाँ से टिश्यू निकाल लिया एक्सीजन, बायोप्सी उसको बोलते हैं। कहीं का कोई टिश्यू हमने निकाला, उसको हमको लैब में भेजना है कि फर्दर सम चेंजेस के पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या है, उसकी शेप चेंज हुई है, किस वजह से चेंज हुई है, ये बायोप्सी करते हैं। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कि वो चीज़ों को पॉइंट करो, आंखों को जोड़ने को एनास्टोमोसिस, हॉलो स्ट्रक्चर को जोड़ना, कोई भी जैसे हमने को आर्टरी जोड़ दी तो कोई वेन जोड़ दी तो उसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है डेड टिश्यू को निकालना, कभी घाव हो जाता है कहीं ऐसी चीज़ होती है, हटाने से नया टिश्यू ग्रो करता है तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। हो गया? ये वाइवा में तुमसे ऐसे पूछेगा क्या डेवलपमेंट क्या होता है, ये तुमको मैटर मिल जाएगा वैसे। हो गया? वैक्सीन हो कर ले फिर बात। एसेप्सिस का मतलब होता है कंटामिनेशन को गंदगी रिमूव करना, साफ मोटे शब्दों में। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया तो हमको पहले उस पार्ट को साफ करना पड़ेगा, मिट्टी लगी होगी, बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर लिया होगा, हमारा स्किन कटी हुई है तो उसको एसेप्टिक प्रोसीजर बोलते हैं। एसेप्सिस हमको कंटामिनेशन रिमूव करना है। जैसे सर्जरी से पहले हम उस ऑर्गन को ड्रेन करते हैं, पेंट करते हैं, इंटरनेट सोल्यूशन आता है उससे हम उसको रिमूव करते हैं, पेशेंट को हेयर से रिमूव कर देते हैं, जिस ऑर्गन की होती है वहाँ की तो साफ सफाई करके तब जो है एंटीसेप्टिक का मतलब होता है हम कोई ऐसा सोल्यूशन लगाते हैं जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पर ना ग्रो करे। किसी भी लिविंग टिश्यू पर माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंगाई, बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे बीटाडीन मिला, इस तरह की चीज़ें कोटिंग यूज होती है। ये क्या होता है, प्रिवेंशन करना है, इन्फेक्शन ना मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जैसे क्या हो गया रीच, ये फिजिकल मेथड। हमने कुछ ऑटोक्लेव का कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलता है, ये फोटो वाइवा जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो शायद हम जैसा हीट इधर ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, दो तरह की हीट होती है। ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट अलग हो जाती है। रेडिएशन का हो गया, हम किसी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जैसे क्या होता है लेजर एब्लेशन होता है तो रेडिएशन फिल्ट्रेशन का छाप सकते हैं, फिल्टर्स आते हैं। केमिकल प्रोसीजर में एल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, थायरोइड ऑक्साइड गैस, इनसे हम एसेप्टिकल प्रोसीजर्स का स्टरलाइजेशन करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, सब लोग नहीं घुसते उसमें, उससे पहले आप लोगों को कपड़े चेंज करना पड़ता है। ओटी के डॉक्टर स्टाफ सब अपने कपड़े चेंज करता है, ओटी गाउन बोला जाता है वो पहन के जाता है, वही रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हर आदमी नहीं जा सकता, पेशेंट और डॉक्टर के अलावा और जो अंदर स्टाफ है उसके अलावा कोई आता जाता नहीं। और वो अटायर हैंड वॉशिंग और क्या पहन के हमको सर्जरी करनी है उसके अलग स्पेशल नॉर्म्स आते हैं। और हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग होती है कि ये नहीं कि हम खा भी रहे हैं सर्जरी कर रहे हैं, हैंड वॉश करना पहले इसराइल फील्ड मीटिंग्स, आसपास पेशेंट का जो टेबल होता है पूरा रूम होता है ऑपरेशन थिएटर, उसको फ्यूमिगेट करके किसी भी तरह से बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया वगैरह उसमें ना जाना पाए, टेम्परेचर को ना करते वेंटिलेटर को करना पड़ता है। और डिस्पोजल का वेस्ट, जैसे हम तो ओटी करने के बाद किसी सर्जन ने ओटी करी तो खुद भी सब गंदा हो जाता है, उसमें छींटा आ जाता है, कपड़ों को कहाँ हटाना है, टिश्यू निकाला है उसको कहाँ रखना है, वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर करना, सिरिंजेस निकलती है उनको कहाँ रखना है, कांच का मटेरियल होता है कुछ जैसे
कैथेटर डाला है किसी यूरिन में, पेट नाक में नली डाली गई है, इन सब नलियों को रिमूव करके फेंकना कहाँ, उसके लिए प्रॉपर जो है सिस्टम होता है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, अब ओडी को हमने सर्जरी कर दी, अब क्या होगा, मेनली जहाँ से हमने सर्जरी करी थी वहाँ से जब एंटर करेगा तो उसी स्किन पे सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस का कहाँ पे होगा, सर्जिकल बाउंड साइट, जहाँ पे हमने काटा था वहाँ पर क्या करेगा, किस वजह से होगा, मतलब हमने प्रोसेस सही नहीं की, सफाई सही नहीं की, हुआ है सक्सेस, या बहुत देर तक चल रही सर्जरी, 1 घंटे की सर्जरी थी, देखा पॉपुलेशन ज़्यादा 6 घंटे चली, तो ये सेप्टिकल प्रोसीजर भी धीरे धीरे वॉश आउट हो गया। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, हाथ अपने ग्लव्स पहनता है, स्टेराइल टेक्निक्स हैं, ग्लव्स वगैरह आते हैं, एंटीबायोटिक प्रोफाइल्स, उसके पहले एंटीबायोटिक भी देते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक लोड दिया जाता है हर सर्जरी से पहले, फिर पहले से ही प्रॉपर एंटीबायोटिक रहे जिससे बैक्टीरिया ग्रो होता है, एक एंटीबायोटिक देते हैं। हाँ वुंड्स में आए, वुंड किस टाइप के होते हैं, वुंड क्या है, अब वुंड क्या हुआ, जैसे कि घाव, वुंड क्यों क्रिएट होते हैं, वुंड इज ए वीक इन कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू, हमारे स्किन में कंटिन्यू है, अब कहीं वुंड बन गया मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई ना, तो हमारे घाव बन गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी को चाकू मार दिया, कोई कर दिया, चाकू चलाते हुए कट जाते हैं, तो वो वुंड हमारा क्यों होगा, कंटिन्यूटी स्किन की टिश्यू की ब्रेक हो जाती है। रीज़न क्या मैं बता रहा हूँ, या तो हमने सर्जरी करी या तो चलने से कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। अब टाइप्स क्या आता है, टाइप्स ऑफ वुंड क्या है, इस साइड में, जैसे हमने सर्जरी करी, कहीं पे हमने सीजन लगाया, उसके बाद वो हील कर गया, या हील करने से पहले जो होगा कंडीशन उसको इस साइड होती है, लैसेरेटेड वुंड होते हैं, जैसे जो एक्सीडेंट होने पर रगड़ जाता है बॉडी रगड़ के स्किन तो थोड़ी सी गट्ठी हो जाती है, उसको लैसेरेटेड वुंड कहते हैं। पंक्चर जैसे कि स्टैप करते हैं, चाकू मार दिया, फेफड़े में मार दिया, हाथ में मार दिया, पेट में मार दिया, बैक में मार दिया, तो लैसेरेटेड पंक्चर वुंड। एब्रेशन भी रगड़ने को समझ लो, मिट्टी की रोग मतलब के ऊपर रगड़ डाला, सड़क पे गिरते हुए रगड़ डाला, इस तरह का कुछ केसेस ऑफ ब्लीडिंग आ जाता है, ये हेमोस्टेसिस बॉडी स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द रोग। जैसे कभी हमको चोट लगती है, कट होता है, तो शरीर की कुछ क्षमता होती है, खुद ही कोशिश करता है कि हमारा जो है जो कहीं से वुंड हुआ है उसको हील किया, तो होमोस्टेसिस हमारे शरीर को, बॉडी को मेंटेन करने का प्रोसीजर होता है, तो शरीर खुद करता है, उसको होमोस्टेसिस कहते हैं। तो एक ही टेम्परेचर हमारी बॉडी को क्यों होता है, एक ही टेम्परेचर है, हमको प्यास लगती है तो हमको पता चल जाता है हमें पानी पीना है, ये सब हमारा होमोस्टेसिस मेंटेन रखती है बॉडी को। बॉडी स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द रोग, कभी कट लगेगा तो शरीर खुद कोशिश करेगा तो ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग कम हो जाए, ब्लीडिंग रुक जाए, क्लॉटिंग फैक्टर उसके लिए करता है। इन्फ्लेमेशन, जहाँ चोट लगती है देखो हमको सूजन आ जाती है, इसी में ब्लड सेल्स जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे मूव करता है कि उस इन्फ्लेमेशन का रीजन को रोका। और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है नया स्किन टिश्यू बन गया, हमारा कट लगता है तो स्किन खुद ही टिश्यू बना देती है, डिस्कार्ड तो रहेगा लेकिन टिश्यू की हीलिंग हो जाती है, रीमॉडलिंग हो गई कि हमने कहीं तो सर्जरी करी या हमको चोट लग गई तो वहाँ पे कैलस बन जाना, इन सब चीज़ों का होता है, गांठ बन जाना, मोटी सी गांठ बन जाती है स्किन को, तो उसको बोलते हैं रीमॉडलिंग। इन्फ्लेमेशन फेज, इन्फ्लेमेशन शुरुआत हो जाती है आफ्टर सर्जरी, आफ्टर इंजरी सॉरी, इमीडिएटली आफ्टर इंजरी इन्फ्लेमेशन फेज होता है, फिर प्रोलाइब्रेशन फेज होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेशन टिश्यू, जहाँ पे हमको चोट लगी वहाँ पे ग्रेनुलोमा बनना शुरू हो जाता है, गांठ ऐसे बननी शुरू हो जाती है, फिर उसका मैचुरेशन में मोटी होने लगती है, गांठ मोटी हो जाती है, फिर उसके बाद उसमें स्टार होता है, मतलब पर्टिकुलर मार्क बन जाता है, जिसके बाद उसके नीचे कोलेजन हमारे शरीर में 3-4 टाइप के कोलेजन पाए जाते हैं, वो इसको हीलिंग में हेल्प करते हैं। अब वुंड में जो हमको सर्जरी करना है, घाव हो गया, पुराना है नया है, उससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गया, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, रोग फट जाएगा, फटा हुआ सुने होंगे हाथ की सर्जरी में कभी कभी वो फट जाता है, पेट से चोट लगने वाला चोट लगने वाले से हमने सर्जरी करी, हमने सर्जरी कर दी, सर्जरी करने के बाद क्या होता है कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट लापरवाह होता है तो वुंड अपने आप फटता है, उसकी भी हम लोग हीलिंग करते हैं, मतलब उसकी
सूचर ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद कई लोग जो लोग फट उन जो है फट जाता है, पीरियड बन जाता है, डिलेट। उसकी वजह से क्या होगा, हीलिंग देर और ड्रेसिंग सूचर। अब हमको कैसे सूचर लगाने हैं, मतलब तो सही लगा सकता है किस प्रोसेस, क्योंकि शरीर तो लेयर से बना हुआ है ना, स्किन है, सुपरफिशियल लेयर है, डीप टिश्यू है, फिर अंदर पेरिटोनियम भी है, तो सबके सूचर अलग अलग है। हर टाइप के सूचर होता है, एक ही धागे से नहीं सिले जाते हैं। हर धागे का टाइप और उसका कंटेंट और उसके सर्जिकल उसका सूचरिंग का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमको पेरिटोनियम सिलनी है तो हम अलग धागे से सिलेंगे, अलग सूचर से सिलेंगे। स्किन सिलनी है तो अलग सूचर से सिलेंगे। कोई ऑर्गन में गांठ लगानी है तो अलग तरह से सिलेंगे। कोई ब्लड वेसल है तो उसका अलग सूचर होता है। एब्जॉर्ब डिस्चार्ज, प्रोटेक्ट बहुत हम ड्रेसिंग क्यों करते हैं, जैसे कुछ निकला डिस्चार्ज हो उसको एब्जॉर्ब करें। प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम इन्फेक्शन, मैला है हम उसको इन्फेक्शन नहीं होने देंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा डिस्चार्ज, और उसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा तो हीलिंग में प्रमोशन आएगा, जल्दी हीलिंग। अब शूटिंग टेक्निक्स चार टाइप कैसे सिलने के तरीके, इंटरैक्टर सूचर्स, सीधे सीधे हम लगातार काटते चलते सूचर्स, कंटिन्यूस सूचर्स होते हैं, सीधे लगातार हम सूचर लगाते चले जा रहे हैं। एक्टर सूचर से गद्दा सीधा जाता है, पैसे वाले सूचर्स सब क्यूटिकल के नीचे सब क्यूटिकल अंदर की जो लेयर्स बता रहा था वो सूचर जैसे होते हैं, उनको सब सूचर से मैट्रेस सूचर से जैसे गद्दा सीधा जाता है उसी टेक्निक में सूचर नहीं स्किन की मोटी लेयर्स को ऐसे सिलते हैं, ऊपर की लेयर को मैट्रेस सूचर लगाते हैं। जैसे ऑपरेशन में टाँके लगाता है डॉक्टर सर्जन, वो भी होता है, वो अलग अलग टाइप के। हाँ ये टाँके भी लगते हैं ना, उसमें एक टाइप का मैट्रेस सूचर होता है, तो इसमें अलग अलग टाइप के वो थ्रेड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ वो तो सूचर होता है। तो सुना होगा 2.2 ले आओ, 3.2 ले आओ, सूचर का नंबर होता है, मतलब उसकी मोटाई। कैटगट ले आओ, कैटगट मानते हैं ना, सिल्क थ्रेड आता है, कैटगट आता है, करीब कई बहुत टाइप का आता है, तो फाइन सूचर भी आते हैं बहुत टाइप का। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हम कब यूज़ करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। क्लासिफिकेशन क्या है, या तो काटने के इंस्ट्रूमेंट होंगे, हम काटते हैं जैसे हमारा जो स्कैल्पल होता है जिससे हम काटते हैं वो काटने के लिए होता है, स्किन को पकड़ने के लिए होता है। मैंने हमने खोल दिया, खोल भी तो करना है, ऊपर तक जाना भी तो है, तो कैप्स आ जाते हैं होल्ड कर, क्लैंपिंग हो गई, क्लैंपिंग हो गई, किसी चीज़ को मान लिया हमको उसको पकड़ना है, हमको थोड़ी थोड़ी देर सप्लाई रोकनी तो हम उसको ग्रैब कर लेंगे, क्लैंप कर लेंगे, ऐसे क्लैंप लगा के फैला देंगे। डिटेक्टर्स लिए वही फैलाने वाले टेक्निकल डिटेक्टर्स बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं, इसमें रखा होता है। सूचर से निकल्स या तो ऑर्बिल होते हैं, सूचर जो है या तो ऑर्बिल हो गया तो नॉन ऑर्बिल। और नेचुरल या सिंथेटिक दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, या तो अपने आप मिल जाएंगे, ऊपर से रिमूव करना पड़ेगा बस अंदर तक डल गया, या तो नहीं होगा, या तो नेचुरल होगा या सिंथेटिक होगा। नेचुरल मतलब नेचुरल प्रोडक्ट आना है, या तो हमने किसी और चीज़ को बना दी। नीडल्स टाइप की किस टाइप की नीडल्स टाइप्स होते हैं, कटिंग नीडल होगी, राउंड नीडल्स टाइप, नॉटिंग टेक्निक्स, कांच कैसे होता है, देखो ये भी बहुत भाई बनाने के लिए आ सकता है। सिंपल नॉट हो गए, ग्राइंडिंग नॉट, जैसे हमारी दादी हमारे मशीन में फिटिंग करती है, स्वेटर जैसे ग्राइंडिंग नॉट, स्क्वायर और रिंग नॉट। रिंग नॉट अगर स्क्वायर कभी ये होगा स्काउट्स उसमें से सर्जन नॉट, सर्जन नॉट, स्क्वायर और सर्जन इंस्ट्रूमेंट टाइप, प्री ऑपरेटिव पेशेंट इवैल्यूएशन, पेशेंट को सब कुछ उसकी डायग्नोसिस कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन सारे करा लेंगे, रिस्क असेसमेंट कर लेंगे कि हम इस पेशेंट को ऑपरेशन करने जाएंगे तो इसमें हमको क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं कर सकते, पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वेट ट्रेनिंग, उसकी सारी रिपोर्ट्स हम कर लेते हैं, फास्टिंग रिपोर्ट्स आती है। और कोशिश ये रहती है ज़्यादातर सर्जरी फास्टिंग ही होती है, क्योंकि
पेशेंट को बेहोश कर देते हैं या तो कुछ एनेस्थीसिया देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सारा जो हमारा बॉडी होती है वो खाली सर्वाइवल के लिए रहती है, क्योंकि अगर हिलेगा तो भी दिक्कत है। इसलिए जो शरीर क्या होता है, हम कहते हैं खाना 12 घंटे पहले तो वो 12 घंटे पहले दिल में होता है पेशेंट का पूरा इनटेक बनता है, इसलिए मन करने लगता है जब बैठता है पेशेंट सर्जरी करने के बाद सर्जरी किया जाए तो सारे ऑर्गन्स की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो कोई सिक्रीशन रिलीज होके इंटेस्टाइन से कहीं और से लंग्स में ना चला जाए, लंग्स में एस्पिरेशन होने के चांस होता है, इसलिए ये करते हैं। ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है ये सब इसी में आती है, जनरल सर्जरी जो TKR होता है, THR जनरल सर्जरी। हाँ सर्जरी तो TKR में तो स्पेशल टेक्निक्स होंगे ना, जनरल सर्जरी में जैसे हमको बायोमेट्रिक रिमूवल है, किसी को वो हो गया अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, किसी को लंप हो गया, सिरस का तो लोकल में जो हो जाती है सर्जरी लगभग या स्पाइनल कुछ सर्जरी स्पाइनल की भी उनको भी जनरल सर्जरी में आती है। बाकी सर्जरी सारी चीज़ों में स्पेसिफिकेशन अलग अलग होता चलेगा। लीवर वाला लीवर को डॉक्टर को काटेगा तो सर्जरी का प्रोसीजर ही है, स्पेशल वो गैस्ट्रो सर्जन आ जाता है, हेपेटोटॉमी सर्जन आ जाता है, और TKR वगैरह भी तो उस पर होती है, मतलब एनेस्थीसिया तो होती है, फुल एनेस्थीसिया स्पाइनल पर टाइम भी लगता है। मोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या है, वाइटल समय वाइटल से BP मेनली क्या होता है, PCB देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, शुगर मॉनिटरिंग करता है, और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो आर्टिकल ब्लड गैसेज होती हैं, वीनस ब्लड गैसेज होती हैं, इन सबको जो भी रिपोर्ट आती है उनका हमको देखते रहते हैं कि कोई कुछ चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, नेगेटिव पेन मैनेजमेंट करेंगे, अगर उसको दर्द होगा तो दर्द दवा दे देंगे, न्यूट्रिशन से अब उस समय मरीज खाना तो खाया नहीं तो हम निकल लैंग्वेज चढ़ाते हैं, नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं, किसी को अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है जो भी सॉल्यूशंस आते हैं ग्लूकोज को चढ़ाते हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। अब पोस्ट ऑपरेटिव हमने सर्जरी कर दी, आगे तो घर जाना चाहेगा तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करें कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद इतनी जल्दी वो ठीक हो जाए, जल्दी चलना शुरू कर दे, कब तक लेटा रहेगा, इन्फेक्शन ना हो जाए, लेटे लेटे क्या होता है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जो वीनस सिस्टम वाला होता है आर्टरी ब्लड वाला, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लेटे रहते हैं तो खून की जमाव हो जाता है, उसको कैसे रोका जाए, पेशेंट को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करें। सर्जरी नॉलेज कंक्लूजन यही है कि सर्जरी जब हमको आती है करेंगे, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, और एक प्रोसीजर होता है गला सर्जरी का एक्सेस का मतलब से हम कुछ कर ले जाए, किसी सर्जन ने किसी गुर्दा निकाल लिया, ये सब चीज़ें होती है, सुनने में आता है गला सर्जरी करना कुछ और करना कुछ और नहीं, हमारे ऐसा करते नहीं, 99.99% सर्जन ऐसा नहीं करते, लेकिन एथिक्स ये होता है कि उनको फॉलो कैसे करना है, किसी चीज़ को पेशेंट को नुकसान है, सर्जरी करने के बाद सेप्सिस और बाउंड कैसे करनी है, उसमें इन्फेक्शन ना हो, प्रॉपर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर रिव्यू का जितना हम अच्छा पूरी पेशेंट के जैसे बने अगर बीमारियाँ हैं हम उनको असिस्ट कर लेंगे पहले ही, किसी को माने शुगर है, शुगर मैनेज करके करेंगे तो जाए इस बात में हमारे सर्जरी का आउटकम अच्छा है, और सर्जरी करने के बाद अगर हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर दी तो जल्दी वो ठीक हो जाएगा। कुछ पूछना है अब कुछ और पूछना, कोई तुम्हारी क्वेरी हो? क्वेश्चन करना समझ में आया हो? समझ में आ रही है। कुछ पूछना हो, कुछ और चीज़ सर्जरी से रिलेटेड और तो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो, कोई डाउट हो?
इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो है ना, जैसे हर टाइप में जैसे जनरल सर्जरी सभी होती है, जैसे जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सारी जगह सर्जरी ही मानो। सर्जरी जनरल इंस्ट्रूमेंट भी सब में एक ही ऐसे सब लगते हैं, थोड़ा और डिफरेंट होता है। डिफरेंस तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। बहुत सारे जैसे इनको हमने नाम क्यों दिया इंस्ट्रूमेंट्स को, भाई स्कैल्पल नाम क्यों दिया, कंफ्यूजन ना हो ना कि हमको स्कैल्पल चाहिए तो हम स्कैल्पल बोल रहे हैं, उसमें नंबर होता है कि 12 नंबर प्लेट लगाओ, 6 नंबर प्लेट लगाओ, 10 नंबर प्लेट लगाओ, 11 नंबर प्लेट लगाओ। तो ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे नहीं होते, हमको करना क्या है, किस तरह का कट लगाना है, उसी हिसाब से स्कैल्पल देगा। कौन सा ऑर्गन हमको पकड़ना है उसके हिसाब से हमको ये फोर्सेप्स देगा, कौन सा ऑर्गन हमको खींचना है उसी हिसाब से हमको वो देगा, रिट्रैक्टर देगा। तो सर्जरी के हर चीज़ की उनकी शेप भी अलग अलग होती है। आर्टरी फोर्सेप्स अलग होगी, हमको आर्टरी लाइगेंट करनी है, और टिश्यू होल्डिंग अलग होती है, और ये जो नहीं हम लोग टावल वगैरह जो यूज़ करते हैं उनको होल्डिंग के अलग कहते पाते हैं। हर चीज़ अलग है, सबका शेप अलग है, सबका नाम अलग है। कई तो कई नंबर्स में होती है। जैसे हमको अगर सर्जरी करनी है, किसी डिलीवरी करानी है, उसके इंस्ट्रूमेंट कुछ अलग होंगे, कुछ कॉमन होंगे। भाई काटना तो सबको कॉमन ही है, जो टिश्यू हम हमारे सेकेंडरी ले रहे हैं उनका यूज़ का कॉमन है, लेकिन अंदर हमको यूट्रस में जाना है, यूट्रस के लिए कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। फाइन सर्जरी करनी है उसके अलग से आते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरी है उसके अलग से आते हैं, ब्रेन में जाना है उसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं। लेकिन स्कैल्पल तो कॉमन है, काटने का इंस्ट्रूमेंट एक ही होगा, कैंची जो लगाओगे वो तो एक ही लगाओगे। आर्टरी फोर्सेप्स चाहे यहाँ आर्टरी दबाओ चाहे वहाँ पे आर्टरी दबाओ, बात तो अलग है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेनली जब सर्जरी के इतने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो हमारे लेवल पे तो कम है, कुछ भी नहीं हमको लगता है। सिर्फ 2-4 इंस्ट्रूमेंट होगा, तो मेनली तो पीपीटी में हो ना, बीपीटी है। और कुछ दूसरा चलते हैं स्टॉप